एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2 अध्याय 4 वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोविज्ञान गैरी क्ले ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। यह कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई है। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर अब पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने परिहर में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही है। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला था कि उस व्यक्ति को एक बड़ी धमनी के ब्लॉकेज था और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्रवधि के सृजन ज्ञान को बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा था, कैसे उसमें समझ में आया था कि स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है। जब प्रमुख धमनियों अवरुद्ध हो जाती है तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भाग से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला ने अनजाने में यह क्षमता विकसित हो गई थी। वह देखते ही देखते पैटर्न को पहचान लेती थी। वह यह तो नहीं सकती कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी विपुल दुश्मन की मिसाइल की है और कौन सी उनके अपने बड़े बेड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसा दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले और माइकल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बड़े बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह रडार पर उनके विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनका आला अफसर भी यह नहीं समझ तक सका कि उन्होंने कैसे मात दिखाया था। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रामाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते हैं कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस और स्टॉक हो सकता है, जबकि अप्रसिद्ध रेडियोलिस्ट को ये चिन्ह नज़र ही भी नहीं आता। मैंने यह सुनना रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास नई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुभव लगाने वाली मशीन जैसी होती है। यह सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों के ग्रहण करता रहता है और उनके विश्लेषण करता रहता है। जैसा पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया था, या शैल्या विशेलन के रडार माइकल मिसाइल होने की घोषणा कर दी थी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों का संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छुट्टी करके प्रसंग संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेत के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आप इस पर सचारक से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वस्थ भी है, अनुभव भी से ठीक पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझ नहीं सकते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलना रहता है और किसी एक स्थिति में प्रज्ञित संकेत को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आप पर हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग हमारी देह बिना सोच कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना पड़ता, फेफड़ों को सांसों के लिए नहीं कहना पड़ता है और ना ही पेट को पचाने के लिए कहना पड़ता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड पे करते रहता है। आप अपने सच्चे शरीर से कहीं अधिक है। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज़ देखकर ही समझ आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजागत के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह की फीडबैक लूम्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जो फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी नज़र रखते हैं जो आपको आसपास और भीतर चलते रहता है। शरीर में हार्मोन्स और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है और जबकि आपको पक्का नहीं होता कि क्या हुआ है था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नज़रिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग हो जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई अवसर समझ लेता है और बिना सजगत से देखे इसे के लिए काम करने लगता है। इसकी उपयोगी आदतें बनाती है।
इसी कारण से खतरनाक भी हो जाती है। जैसे ही आदत बनती है, आप स्वचालित और अचमन दिमाग से निर्देशक में काम करने लगते हैं। आपको इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपका कोई बताता नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं और अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं, कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरे के वाक्यों को पूरा करने के बिन बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न को दोहराते करते हैं, उतना ही आपकी समझ में नहीं आता पाता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना था कि रिटेल कलर्स इस बात के लिए निर्देश था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों की शेष बाद बची नकदी देखी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अलग व्यक्तित्व आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड काट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया है। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉरपोरेट की नौकरी में आ गई थी। उसने अपनी पुरानी आदतें छूटी नहीं। वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते थे तो उनसे पूछ लेती थी कि आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसने कई वर्ष लाइफ गार्ड के रूप में निकाले थे और जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता तो वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय जो संकेत आपके आदतें को बढ़ाते हैं वह इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं। किचन के काउंटर पर ट्रीट, प्लग के करीब रिमोट कंट्रोल, जब जेब में फ़ोन। इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर में से कोई काम कर रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगन से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतों बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। या सुनने की बजाय करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो यह ज़्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उस सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोविज्ञान कार्ल युग ने कहा था, जब तक आप अचेतन और चेतन नहीं बनाते हैं, चेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, तब तक यह जीवन निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीज़ों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है तो फिर स्टेशन पर आती है तो वह ऑपरेटर स्पीडोमीटर को और देखकर एकदम स्टिक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के कुछ छूटने से पहले स्टाफ के लोगों प्लेटफॉर्म के किनारे को देखकर कहते हैं सब कुछ ठीक है। जहाँ हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां काम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी के MTA सबवे सिस्टम ने इसका संशोधन स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट ओनली है और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्ष में गलतियां होने से दुर्घटना 57% कम हो चुकी है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अचेत आदत से ज़्यादा चेतर के स्तर बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आंखों, हाथों और मुंह और कानों का उपयोग करता है, कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं, वह ज़रूरत की चीज़ों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियाँ रख ली, मैं अपना वॉलेट रख लिया, मैंने चश्मा रख लिया, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा, उसे उसके बारे में सोचना कम लगेगा। और फिर जब हम कोई चीज़ हज़ारों बार कर देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। यह मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी वह वैसा ही होगा जैसी पिछली बार हुआ है। जो हमने हमेशा किया है, हम उसे इतने अभ्यास हो जाते हैं कि वह स्वयं में सवाल करना भी बंद कर देता है और यह सही भी है या नहीं। कामकाज में कई सफलताएं आत्मा सजागत के अनुभव में होती है। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजागत कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं।
इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। ये आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उठना, अलार्म बंद करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, नहाना, दांत साफ करना, दांतों का फ्लॉस करना, डिओड्रेंट डालना, टॉवल सूखने डालना, ड्रेस पहनना, एक कप चाय बनाना इत्यादि। एक बार पूरी सूची बन जाए तो यह व्यवहार को देखिए और खुद से पूछे क्या यह अच्छी आदत है या खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है। यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास प्लस लिखिए, यदि यह खराब आदत है तो उसके पास माइनस लिखिए, यदि यह न्यूट्रल आदत है तो उसके पास इक्वल टू लिखिए। उदाहरण के लिए जो सूची ऊपर दी गई है वहाँ वहाँ इस तरह से दिखती सकती है। उठना इक्वल टू अलार्म बंद करना इक्वल टू फ़ोन देखना नेगेटिव, बाथरूम जाना इक्वल टू वजन लेना पॉजिटिव, स्नान करना पॉजिटिव, दांत साफ करना पॉजिटिव, दांतों का फ्लॉस करना पॉजिटिव, डिओड्रेंट डालना पॉजिटिव, टॉवल सूखने डालना इक्वल टू, ड्रेस पहनना इक्वल टू, एक कप चाय बनाना पॉजिटिव। किस किस खास आदतों के आप जो भी अंक देखेंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बैगल खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपना वजन से इजाफा चाहता है, वह मांसपेशियों बढ़ाना चाहता है, उसके लिए यह व्यवहार अच्छा हो सकता है। हम सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आदतों का सर्व स्कोरिंग अन्य कारणों से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेवल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदतें अच्छी और बुरी नहीं होती, आदतें बस प्रभावी होती है। समस्या हल करने के लिए प्रभावी रहती है। हर आदतों किसी न किसी रूप में आपको सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हो, इसलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे इस किसी प्रकार की से लंबी अवधि से आपका फ़ायदा पहुँचाए। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतें का परिणाम सकारात्मक रहता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से भी आपको तनाव कम हो, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह पाएगा। यदि आपको अब भी यह याद तय करने में परेशानी हो रही है कि किस खास आदतों को रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न में या प्रयोग में ले सकते हैं। क्या यह व्यवहार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छा पहचान के पक्ष में या खिलाफ वोट देती है? आदतें जो आपकी इच्छा पहचान के प्राप्त करने के लिए बल देती है आमतौर पर वे अच्छी होती है। आपकी इच्छा पहचान के खिलाफ जारी आदतें खराब मानी जाती है। जैसे ही अपने आपने आदत का स्कोर कार्ड बनाते हैं तब पहले कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ यह देखना होता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना या फिर भीतर आलोचना नहीं करें। गलतियां के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दे, ना ही सफलता के लिए खुद को श्रेय देना के प्रयास करें। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए जैसे कि आप किसी अन्य को देख रहे हैं। यह कितना रोचक होगा कि वह इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखने कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हैं तो यह देखिए कि आप जीवन में उस तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहें। यदि आप समझते हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसे तेज़ी से बोलिए और उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा और भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदतों को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन आपको आभास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हैं तो जोर से बोलिए, मैं कुछ इस कुकी को खा रहा हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने में मेरा वजन बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतों को जोर से बोलने पर वास्तविकता परिणाम ज़्यादा साफ दिखेगा। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने के बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है। यह नज़रिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस तेज़ी से बोलते रहे, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं। यह असली अंतर लगाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सचमुच से शुरू होती है।
पॉइंटिंग एंड कॉलिंग एक हैबिट स्कोर कार्ड है जिसमें रणनीतियाँ इस बात की पर केंद्रित होती है कि आप अपनी आदतों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें शुरू करने वाले संकेत में स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह से प्रतिदात करें जो आपके लाभ पहुंचाए। अध्याय का सार। पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजागत से सोचा और निश्चित परिणामों का पूर्ववत देता है। एक बार जब हमारी आदतें स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमारा क्या कर रहे हैं। सजागत के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजागत के स्तर का चेतन आदतों से ज़्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको उस पर अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट स्कोर कार्ड एक सरल तरीका है जिस पर आप अपने व्यवहार के प्रति अध्ययन सजग को हो सकते हैं। अध्याय 5। नई आदतें शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदतों को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों को वास्तव में 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूह में बांटा दिया गया। पहला समूह नियंत्रण था। उनमें सिर्फ यह कहा गया था कि वे यह देखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया था कि उन्हें केवल वर्कआउट को ही नहीं देखना बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह वे व्यायाम से दिल की बीमारी को जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वह प्रस्तुत रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य के ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा। और पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोगों जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसका अनुसंधान क्रियावंचन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि क्या करना है और क्या कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदतों पे अमल लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदतों की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूप में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट की चिप कुकीज की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरन की ध्वनि। लेकिन 2 सबसे ज़्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियावंत की मंशा इन दोनों संकेत का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक्स स्थिति आती है तो वे वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्याय बताते हैं कि क्रियावंश की मंशाएं लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती है, चाहे इस बात का सटीक समय और तारीख लिख कर रखनी हो, आपको किस दिन फूल का टीका लगवाना है, या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय का दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइक्लिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने और सिगरेट पीने छोड़ने की आदतें से जुड़े रहेंगे। शोध करने वाले ने यह तक पाया है कि जब भी लोग की इस क्रियावस्तु की मंशाएं में संबंध प्रश्न से पूछा जाता है जो मतदान की प्रतिशत बढ़ा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किस मार्ग के मतदान केंद्र तक जाएंगे, आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस बस से सेवा जाने वाले हैं। सरकार के आने वाले सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने के प्रेरित किया है, या लोग मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विकल्प से ट्रैफिक बिल्स भरा जा सकेंगे। पंचलाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहां वे नई आदतों के अनुसरण काम करेंगे तो उनका इसका प्लान करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतों बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते हैं कि हम कब और कहां यह आदतें साकार होगी। हमें इस अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी या फिर उचित समय पर या हमें प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसी मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ अथवा वोट देना चाहिए को ख़त्म कर देती है, उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहां कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरे जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सके। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं, क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर में खाने के बाद ध्यान करूं। जब कार्रवाई का क्षण आता है तो फैसले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुकरण कर सकते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थान को भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर नियम स्थान पर करूँगा। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूँगी। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शांसक में स्पेनिश पढ़ूंगा। व्यायाम, मैं संध्या में 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूँगा। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगिनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगी। यदि आप इस बातों को लेकर निश्चिंत नहीं हैं कि आदतें को कब शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसे करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम बढ़ाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यता से ज़्यादा होती है। यदि आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्टता होने से आपको उन चीज़ों को ना होने की मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी में उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपके मार्ग से भटकाती है। कई बार हमें छोटे से निवेदन को भी या कह देते हैं क्योंकि हम स्पष्ट नहीं होती है कि हमें क्या करना है। जब अपने सपने धुंधले रहते हैं तो फिर छोटे छोटे बहानों से तर्कसंग मानना आसान हो जाता है और हम भी सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों की ओर स्पष्टता नहीं हो पाते हैं। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइए दे ताकि वे बनी रह सके। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदतों को बार बार दोहराने से उस स्थिति में आपको भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, और जब कहीं भी नहीं हो सकते तो ऐसा क्यों है। लेखक जैसन जोइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकने लगते हैं, ठीक वैसे ही सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियावंशक की मंशा का प्रयोग में लाने की कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड ने प्रोफेसर रे बीजफॉग से मैंने एक तरीका सीखा जैसे मैं आदतों को क्रमबंधु कर सकता हूँ, और मेरे हमेशा पसंदीदा उपाय है आदतों का क्रमबंधु करना। अपने आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसिस दर्शन डेनी दिदरो पूर्व जीवन गरीब में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब कुछ बदल चुका था। दिदरी की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विशिष्ट एनसाइक्लोपीडिया लेखक और सह संस्थापक के रूप से भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महामारी के थे द ग्रेट ने दिदरों की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थे, उनके विशेषक बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरी की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1.5 लाख से भी ज़्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटे की शादी का खर्च किया बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीज़ों उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा था कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीज़ें हैं उनमें कोई तालमेल नहीं है, ना ही सुंदरता थी। दिदरो ने जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीज़ें हैं उनके में अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन का दीमसन से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर अब रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतरीन किचन टेबल खरीदा। उन्होंने अपने पुरानी बैल की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह डेमोनिस ने एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो डिफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीज़ों के खरीदने के अक्सर खपत के सर्पिल रेखा बना जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदना करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी के मैच करती हुई ईयररिंग्स भी लेते हैं। जब आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम का पूरा सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीदना का श्रृंखल है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र के अनुसार करता है। जो आपने हाल ही पूरा किया है उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सूखने का ध्यान आता है,
जो आपको याद दिलाता है कि ख़राब और गंदे टॉवेल को धोना है, और तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदने की सूची में डाल देते हैं। और इसी तरह से कई चीज़ें जुड़ती जाती है। कहीं कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है, हर कार्य में अलग व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि वर्तमान आदतों को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं, और फिर नए व्यवहारों को सबसे ऊपर लाए। इसी ही आदतों के क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा को विशेष स्वरूप है। नई आदतों को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदतों को वर्तमान आदतों से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग के लिए ला जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीच फॉग ने अपनी टाइम हैबिट प्रोग्राम के तय किया था। आदतों का क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला। इसके वर्तमान आदत पश्चात में नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए ध्यान। हर सुबह आप अपने कप में कॉफ़ी डालने के बाद 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा। विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तो अपनी जीवन संगिनी को चुंबन कर दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्य का मैसेज भेजूंगा कि दौड़ लगाने जा रहा हूं और उससे कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन एक किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसे बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप इसके छोटी छोटी आदतों का श्रृंगार को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आपके स्वाभाविक गति का फ़ायदा उठा सकेंगे, और जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है या डिडरो इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है। सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। नंबर 1, सुबह कप में कॉफ़ी भरने के बाद मैं 60 सेकंड में ध्यान के लिए बैठूंगा। नंबर 2, ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। नंबर 3, दिन में मैं क्या क्या करना है उसे लिखने में के बाद मैं तत्काल पहले काम पर आ जाऊंगा। यह आदतों को इस तरह से संध्यान में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। नंबर 1, डिनर खत्म करने के बाद अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूंगा। नंबर 2, अपने डिशवॉशर को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ कर दूंगा। नंबर 3, काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोजमर्रा के कामों में आप अपने नए व्यवहार को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत के व्यवस्थित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदत के क्रम को बढ़ाना होगा, जो इस तरह हो सकता है। उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुफ्त लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियमों बनाने की गुंजाइश में देता है, जिनसे अपने भविष्य को व्यवहार के प्रति तैयार हो सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अलग कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरह के साथ सहज से हो जाते हैं तो आप यह सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। व्यायाम। जब मैं सीढ़ियाँ देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसका प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल। जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उसके मिलूंगा जिन्होंने मैं नहीं जानता हूँ। वित्त। जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूँगा। सेहतमंद खाना। जब भी मैं खाना खाऊंगा तो मैं सबसे पहले प्लेट सब्जियां रखूँगा। न्यूनतम आवश्यकताएं। जब मैं नई वस्तु लूँगा तो 1 घंटे एक को हटा दूंगा, यानी कम करूँगा। एक लाओ एक बाहर करो। मूड। जब फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उतरे देने से पहले मुस्कुराऊँगा। विस्मृति। जब मैं किसी सार्वजनिक स्थान में जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूंगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। इस अंतर नहीं पड़ता कि इस रणनीति से कोई उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनना है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेखन करने वाली क्रियान्वयन की मंशा में अलग आदतों के क्रम को समय और स्थान निहाते रहते हैं। कब और कहाँ आप इस आदत का उपयोग और अपने प्रतिदिन रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश करने में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसा यह स्थान और समय गलत है। इस पर विचार करें कि आप ध्यान के में कब सफल होंगे। खुद को यह ना बताएं कि आप अपनी आदत बनानी है, जबकि आपको किसी अन्य आदत के साथ जुड़े सकते हैं।
आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छा आदतों में है। यदि आप दिन भर कोई आदत बनाना चाहते हैं लेकिन आप उसे उस आधार पर उससे ऊपर के क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदतें क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों के ऊपर नीचे करके उसे सूची को ठीक करना है। अपने हैबिट स्कोर कार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करने के उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पे आदतों को कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते ही है। उदाहरण के लिए बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफ़ी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चे को स्कूल ले जाना, दिन का काम शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात को भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आपके साथ जो हर दिन घटित होता है दूसरे कॉलम में वह लिखे। उदाहरण के लिए सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है। जो गीत आप सुन रहे हैं वह ख़त्म होता है, सूर्यास्त होता है। इन दोनों सूचियों के साथ ही आप सोचते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदतों को किस सबसे अच्छे स्थान पर कहाँ रखा जाए। आदतों का क्रम बनाने उस समय सर्वश्रेष्ठ नतीजा देता है जब संकेत स्पष्ट हो और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को शुरू करना चाहा तो मेरी आदतें का क्रम, जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तब 10 पुशअप्स करूँगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था लेकिन जल्द ही मैं यह जान गया था कि यह संकेत स्पष्ट है क्यों मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप्स करना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद इसे करें। मैं ऐसे कहाँ कर सकूँगा। कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदतों का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूँगा तब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप्स कर लूँगा। मेरी अस्पष्टता ख़त्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की है लेकिन ये लक्ष्य के किसी तरह के निर्देश नहीं देती कि कैसे और कहाँ किया जाए। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांत को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ, इसमें इन बातों का स्पष्टन करना अहम है। जितने ज़्यादा दृढ़ता से आपकी नई आदतें किसी विशेष संकेत से जुड़ती है उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देखेंगे कि कब काम करने की समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम इसे स्पष्टता बनाए। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों का क्रमबंधु करने जैसे रणनीति आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यवहारिक तरीके में शामिल है। इसमें आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने का पहला नियम इसे स्पष्टता बनाए। समय और स्थान 2 संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करने ऐसी रणनीति है जिसके इस्तेमाल आप नई आदतों को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है, मैं अपना सही और सही ही पर करूँगा। मैं अपना सही व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूँगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसे रणनीति है जैसे इस्तेमाल आप नई आदतों के लिए वर्तमान आदतों के साथ उनकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है, इसके वर्तमान आदतों के बाद मुझे यह नई आदत करना है। अध्याय 6। प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉमस के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि हॉस्पिटल स्टाफ और वहां के आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव के लिए बिना सुधारी सकती है। वास्तविकता तो यह थी कि उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 महीने के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उसे कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू में रेफ्रिजरेटर को कैश रजिस्टर के पास रखा गया जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वाले ने इसमें पानी का भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने और चीज़ों के साथ बोतल बंद पानी का अनेक बास्केट रख दिया। पुरानी रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिक से रखा था लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई है जबकि पानी की बोतलें की बिक्री में 25.8% बढ़ी गई है। उन्होंने इस तरह की व्यवस्था खाने की चीज़ों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ। वहाँ खाने वाले की से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। वे स्वयं क्या है, केवल इस लिहाज से लोग चीज़ों का चयन नहीं करते हैं बल्कि यह भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर है। उनका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूँ और मुझे टेबल पर कुकीज़
से भरी हुई प्लेट दिखती है तो मैं उससे करीब आधा दर्जन ले लेता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ। भले ही मैंने उनके हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं था, यहाँ भी ज़रूरी नहीं था कि मुझे भूख लगी है। यदि ऑफिस के सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बेगल्स रखे रहेंगे तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतों में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं और साथ ही आपके समान क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तो है करने के में माहौल अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग है वो, लेकिन कई व्यवहार की इस माहौल में किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसाते बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इसी तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतर नहीं बल्कि बाहर ही होते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया में बदल जाते हैं और आदर्श प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोविज्ञान कुर्ट वेकिल ने 1936 में एक सरल सामयिक लिखा था जिसमें एक दमदार कथन बताना था, एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है या B=P। लेकिन यह समीकरण का व्यवसान में परखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंसन ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेखन किया। उन्होंने इस सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब तय होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए, जमीन पर रखी हुई चीज़ की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीज़ें अधिक खरीदी जाती है। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड स्टोर की अलमारी में वहाँ रखे जाते हैं जहाँ पहुँच आसान हो, क्योंकि उन लाभ अधिक होता है, जबकि उन्हें रास्ते विकल्प वहाँ रखे जाते हैं जहाँ स्टोर में पहुँचना भी आसान नहीं होता। खुदरा विपणन में गैलरिया के अंत में रखे उत्पाद प्रसन्न पटल के लिए भी यह सही है। कई बार ये दुकानदार के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वह लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोको कोला की 55% फीसदी बिक्री या गलियारों के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल की रेकी में ही से ही होती है। लोगों को जब पता होता है कि यह चीज़ वहीं पर मिलेगी तो वस्तु या उससे सेवा के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यहाँ हर बार मिलता है, और स्टार बॉक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हाँ, यह नियंत्रण में है। यदि हम सोडे की बजाय पानी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि यह इसलिए क्योंकि ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन हालांकि यह सच यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद से नहीं होते, बस ये सार्वजनिक स्पष्ट विकल्प होते हैं इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसके समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपने बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग का या पास की मछली के सराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी बहुत छोटी छोटी शरीरियाँ कोशिकाएं होती है जो उन्हें परिवर्तन में शामिल रसायन को पहचानने में मदद करती है। मनुष्य में अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम में निर्धारित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर सुनकर सूंघकर स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास दिन उनकी अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेतन होते हैं लेकिन ज़्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के लिए पहले तापमान में गिरावट आती है, तब जब पेट दर्द के कारण आदतों में मरोड़ आती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर में रिस्पिरेशन व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपन का ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की जरूरत होती है। मानवीय संवेदन क्षमताओं से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आंखें होती है। मानव शरीर में 110 लाख संवेदन रेस्पिरेट्स होते हैं। इसमें लगभग 100 लाख आंखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संधान देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधन की तुलना में आंखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से जो संकेत मिलते हैं वह हमारे व्यवहार से सबसे उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं और जो आप व्यवहार में अंतर या आ जाता है। इसके चलते आप यह सोचते हैं कि उत्पन्न संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहने का और काम करना महत्वपूर्ण रहता है तथा वातावरण अनुपादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंध के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा
कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कमी थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा हुआ, उन्होंने सब कुछ सामान्य मिला। अंतर तो केवल इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के स्थान पर था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीटर घरों के नीचे तलकर में लगे हुए थे और कुछ घरों के मीटर सीढ़ियों चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे थे उनमें बिजलियों की खपत कम थी। जब जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट आता था और उस पर नज़र रखना आसान था, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिस वितरण में हम रहते हैं, हर काम करते हैं, वह अक्सर यह तय कर देता है कि हम वहाँ कुछ व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वह ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता जो हमें हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिर यदि गिटार किसी अलमारी में बंद रख करके रखे है तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता जब वह गेस्ट रूम में कोने में अलमारी में रखा हो। यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं है तो उन्हें पा लेना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत के बनाने वाले संकेत बहुत ही महीन या छिपे हुए होते हैं तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छुक आदत की ओर खींच सकते हैं। रमसट के स्क्यूलिफ एयरपोर्ट पर साफ स्टॉफ ने हर यूरिनल के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा स्टिकर लगा दिया है। इससे इन लोगों के तरीके में सुधार आया और यूरिनल के बाहर मूत्र करने के मामले में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण में यह भी देखा गया है कि स्टिकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई है। मैंने स्वयं अपने जीवन में इस संकेत की शक्ति का अनुभव किया है। मैं स्टोर में से सब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंडर में रख कर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था तब वो ख़राब हो चुके होते थे। चूँकि मैंने उन्हें देखा नहीं था तो मैं खा भी नहीं सकता था उन्हें। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैंने एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन के टेबल के माध्यम में रख दिया। अगली बार से मैं सेब खरीदे और उन्हें उसे ऐसे स्थान पर रखा जैसे मैं उन्हें देख सकता था। जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन सेब खाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यह कुछ उपाय हैं जिनमें आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपने विजुअल वाली आदतों के लिए संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेने याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज़्यादा बार करना चाहते हैं तो अपने लिविंग रूम में बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्क पर इस नोट की स्टिकर रख लें। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की कुछ बोतलों को हर सुबह अपने घर के उस स्थान पर रख दीजिए जिस स्थान पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदतों के जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल में उसे बड़ा संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए कितने कारणों से सिगरेट पीने वाले इस कारणों के बहाने ढूंढ लेते हैं, जैसे कार चला रहे हैं, मित्र का ऐसा करते हुए देख रहे हैं, काम के बोझ से परेशान है आदि। यदि रणनीति अच्छी आदतों के लिए है भी इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आसपास के वातावरण में ऐसा लक्षण रखें कि दिन में आदतें बार बार याद आ सके। या तय कर ले कि इस पर्व से चुनाव हमेशा स्पष्ट रहे। बेहतर फैसला लेना तब आसान या स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आसपास समक्ष होते हैं। आसपास के वातावरण में बहुत ताकत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसे प्रभावित करते हैं हम दुनिया के सब कैसे संबंध होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ऐसे बहुत ही कम कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उस दुनिया में खोए हुए रहते हैं जो दुनिया अन्य लोगों के लिए बना रखी है। लोग अपने इसमें गुंजाइश निकालते हैं। जहाँ आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ हर पर परिवर्तन करके आप सकारात्मक के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मक के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिज़ाइन करके आप जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन का निर्माण बना सकते हैं। अपनी दुनिया का सृजक बनाइए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ भी संकेत होता है। किसी आदतों को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदतें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह सिर्फ लक्षण से ही नहीं बल्कि व्यवहार से आसपास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स के ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में बियर आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में या मानसिक रूप से अपनी आदतों का स्थान अनुसरण अनुमति दे देते हैं जिसमें वे उभरती है। हर स्थान कुछ आदतों को स्टीम के साथ संबंध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन का काउंटर पर रखी चीज़ें अथवा शयनक में रखी चीज़ें के साथ आपकी विशेष संबंध हो जाता है।
हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से परिभाषा नहीं होता, वरन हमारा उसके कैसा संबंध है इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव के बारे में सोचने का उपयुक्त तरीका है। आसपास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी है, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। अब आप आपसे संबंध के बारे में सोचना आरंभ कीजिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप आसपास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफ़ा वह स्थान है जहां वह रात को 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफ़ा ऐसा स्थान है जहां वह बैठकर टीवी देखता है और काम से आने के बाद वह बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियाँ होती है और इस तरह से अनेक आदतों किसी स्थान से संबंध रखती है। अच्छी खबर क्या है, आप किस विशेष आदतों को विशेष संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिक ने अनिद्रा रोग के से पीड़ित लोगों को निर्देश दिए कि वे जब थक जाए तब बिस्तर की ओर जाए। जब तक नींद ना आए तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनकी नींद से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मानसिक ने यह सीख लिया कि फ़ोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की और लगातार देखना नहीं, बल्कि नींद की एकमात्र क्रिया है जो उसे कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत या अहम रणनीति भी बताती है नए वातावरण में आदतों को कैसे आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन प्रमुख लक्षणों का और संकेत से बचने में मदद करता है जो आपको वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किस नए स्थान पर जाइए, जैसे कोई अलग कॉफ़ी शॉप, उद्यम में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहाँ यदि यदा कदा ही जाते हो, वहाँ जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रसिद्ध संकेतों के नई आदतें बनाने की बजाय एक ऐसे संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात एक शयन कक्ष में टीवी देखते हैं तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दुर्भर हो जाएगा जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हो। लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर आ जाते हैं तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रह को छोड़ देते हैं। आप तक पुराना वातावरण के संकेत के से 2-4 बार नहीं होते जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाइए, किसी छत के चौके में जाए या विश्राम भावना भवन में जाए। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपके वर्तमान विचार शैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीद कर रहे हो, अब आप वहाँ से ऑटो पायलट मोड में खरीदी करते जाते हैं। बेहतर होगा नई दुकानों पर इसकी कोशिश करें। अब आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज़ आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके मस्तिष्क से स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वह वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यास में नहीं होते हैं तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या वास्तविक कर देखिए। काम, मध्याह्न, व्यायाम, मनोरंजन और खाने पकाने के लिए अलग अलग स्थान बनाए। जो मंत्र मुझे फ़ायदा को लगे वह है एक स्थान एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के तौर में की थी। मैं अपने सोफ़े या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था। मैंने अनुभव किया था कि संध्या काल में भी मैं काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय में के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय का आरंभ होने में मैं कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या किचन या की टेबल मेरी ऑफिस थी या स्थान था जहां मैं भोजन करता था? क्या वह सोफ़ा था जिस पर मैं आराम करता था या फिर फ्रिज या फिर मेल भेजता था? हर चीज़ एक ही स्थान में से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चलता गया और जहाँ मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा था। अचानक काम उसमें भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था क्योंकि मैंने अपने काम और अपनी निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे के पर उसका प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाने पकाने में काम आती थी, कार्यालय काम करने में काम आता था। जब भी संभव होता है एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदतों के मिश्रण करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भ को तत्काल करने शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें भी इसमें सफल होगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीकी इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमजोरी दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक ताकतवर उपकरण बन जाता है, लेकिन जब आप फ़ोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इस किसी एक कार्य से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होने चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फ़ोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलने की नहीं भूलते। ऐसे का संकेत गड़बड़ जाते हैं। आप सोच सकते हैं आप समझ नहीं पाए, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ, मेरे अपार्टमेंट स्मार्टफोन के समान है, मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूँ कि कई कार्य हो। बहुत स्पष्ट है कि यदि आप पास जगह की सीमित है तो आप अपने कमरे के कई गतिविधियों में बांट देते हैं। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं।
मैं एक लेखक को जानता हूँ जो अपने कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लेता है और अपने टैबलेट से वह पढ़ता है, और उसका फ़ोन सोशल मीडिया और लिखता संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान है। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। पूर्व से तय हालत में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती है पनपना शुरू हो जाती है। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम पे अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहाँ आसान हो जाता है जहाँ पर अपने उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी स्थान समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो तो आपको ऐसा वातावरण की ज़रूरत होती है जो स्थिर और पहल से तय हो। स्थिर वातावरण जहाँ हर चीज़ को अपना स्थान का और लक्ष्य होता है, और वहाँ एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ आदतें को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार। संदर्भ से मामूली बदलाव से समय के साथ व्यवहार में भी बड़ी परिवर्तन आते हैं। हर आदतें एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। अपने वातावरण में अच्छी आदतों का संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी भी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि व्यवहार से आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती है। संदर्भ भी संकेत ही होते हैं। नई आदतों के नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है क्योंकि आप पुराने संकेत के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। अध्याय 7। आत्मनियंत्रण का राज। अमेरिका के कैंटकिट संसद के रॉबर्ट स्टील और इलिनॉइस के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज के चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम से पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध में से था। वे सेना के पास दौरा करने गए और तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके हैं। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिक ने इसका प्रयास किया, जिनमें 20% को इसकी लत लग चुकी है। आरंभ में जितना सोचा था समस्या उससे ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज में वाशिंगटन के उत्पादन गतिविधियों को बढ़ा दिया था। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एब्यूज प्रिवेंशन का गठन तत्कालिक राष्ट्रपति निकस के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस और आने वाले सैनिकों को पुनर्वास कर उन्हें नशा करने का रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जाती थी। इस खोज में ली लोबोनिक भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख दिया था। उन्होंने देखा कि हेरोइन की लत का शिकार सैनिक जब घर वापस आता है तो सिर्फ 5% ही है। एक वर्ष से फिर आदि हुए और एकमात्र 12% तक 3 वर्ष तक फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदतों को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यताओं को समाप्त कर दिया कि हेरोइन का नशा स्थायी होती है और स्थिति बदलती जा सकती है। इसकी बजाय ली रोबोनिक ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकट में घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल में बढ़ावा देते थे। जिस प्राप्त करना आसान था और वह लगातार लड़ाई के तनाव में थे, और ऐसे में उनकी मित्रता और उन सैनिक से हो गई जो पहले से ही इस नशे के में ले रहे थे और वे घर में हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता तो वह खुद को उस वातावरण में अलग पाता था जहां वह आदत से लिपट हुआ था। जब संदर्भ में अंतर आया तो वह आदतें सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे की आदत आदि किसी व्यक्ति के करके देखे। कोई घर के इसके आदी होता है तो कोई दोस्तों में। वे इसी दूर होने के लिए क्लिनिक्स जाते हैं जब सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें इस आदतों का संकेत देते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर व्यायाम की पीड़ित के अध्ययन के उल्लंघन का परिणाम देखते हैं। देखने में आ गया है कि नशे से 90% आदि ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। व्यायाम का अध्ययन कई पुरानी संस्कृति धारणाओं को तोड़ चुका है जो पूरी आदतों से संबंधित है, क्योंकि इसमें इस बात की चुनौतियां दी की है सेहत के लिए हानिकारक व्यसन दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ी होती है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपके जीवन भर बोला जाता है कि आप आत्मनियंत्रण का अनुभव है। याद कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुसंधान आपकी सभा समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारे संस्कृति में गहराई तक बैठा रखता है। हाल में ही एक शोध में कुछ और भी बताया है कि वैज्ञानिक ने जब जबरदस्ती आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति का विश्लेषण किया तो पाया गया है कि सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं है जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष करें। इसकी बजाय अनुसंधान लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह रचने में बेहतर होते हैं जिसमें कि दूसरे नागरिक इच्छुक और अंत्यन की ज़रूरत नहीं रहती है।
दूसरे शब्दों में वे स्वभाव परिस्थितियों से कम उलझन में रहते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही पार कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के आभार अभ्यास का कारण तब आसान होता है जब इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाए। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा से सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के लिए तरीके अधिक अनुसन्न व्यक्ति बनाने के लिए ये किए जाते हैं, बल्कि एक अनुसन्न वातावरण बनाने के लिए हो सकता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने के विचार भी ज़्यादा सतर्क होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है, एक आदत जो मस्तिष्क के आकार ले चुकी है, वह अनुकूल स्थिति में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास और ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पैटी ओलिवेंट ने सिगरेट पीना शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा कर लेती थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घोड़सवारी भी छोड़ दी। दस को बाद वे फिर घोड़े पर बैठी तो उन्होंने सिगरेट पीने की इच्छा इतनी दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय के में सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार में ले लेती है तो जब वह वातावरण में संकेत फिर से मिलते लगते हैं तो उन्होंने कृत्य इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने के लिए तकनीकी उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोग के समक्ष वजन कम करने की प्रोजेक्ट देखकर हम शर्मिंदा करने के से तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लग जाते हैं। फेफड़े के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वाले को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर से सिगरेट लेने लगते हैं। यदि आप संकेत के बाहर आ जाने नहीं देख रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने से आपसे उत्पन्न रहती है प्रक्रिया और आपको ही तैयार करती है। जब भी आप अपने उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे प्रत्यक्ष हो जाती है। आपको खराब लगता है इसलिए आपका जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको खराब लगता है। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं हो रहती। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैन कम ही हो सके, जिसमें आपका स्वास्थ्य खराब होने चलता है और जल्दी आप ज़्यादा बेचैन महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदतें के नीचे वाली इशारपील रेखा है। यह एक पंच लाइन है। आप आदतों को रोक सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आदत के स्थान बना लिया तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाती है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे किया हो। इसके अर्थ यह है कि झुकाव को रोकने का एक प्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन से में जैन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत स्पर्धा की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसके विरोध भीतर ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाली उत्पादन बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी एक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा है। सबसे उचित उपाय खराब आदतों को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदतों का समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाते हैं। यदि आप टीवी देखने से अधिक समय खराब कर रहे हैं तो आप बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए टेक गियर की समीक्षाओं को पढ़ना बंद कर दें। यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के बाद उसे अलमारी में रख दीजिए। यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूँ कि ऐसा सरल परिवर्तन कितने प्रभावी होते हैं। एक संकेत हो सकता है और समूच आदि खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण द्रव्य नहीं उपलब्धि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षक को एक या दो बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी आप सही चीज़ करना चाहें तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बनने की बजाय अपने ऊर्जा और वातावरण को सुधारने में लगाएं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों को संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत अदृश्य में रखें। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव के पहले नियम में विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षक वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव का आकर्षण को रोकने की बजाय उसे अनदेखी करना ज़्यादा सरल है।
खराब आदतों को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका उसे संकेत का समक्ष जाना कम करना जो उस आदतों के कारण है। आत्मनियंत्रण उपलब्धि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। अध्याय 8, आदतों को अनिवार्य कैसे बनाएं। डच वैज्ञानिक निको टिर्बर ने 1940 में एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से इस बात का लेकर हमारी समझ के क्रांतिकारी बदलाव ला दिया कि आखिर क्या हमें प्रेरित करता है। मैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले सेल्टी और सफ़ेद रंग की पक्षी मुर्गी पर शोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में ये पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते थे। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन वयस्क पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी रहती थी और वह टिनबर्ग ने देखा कि जब नए बच्चे होते तो उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी माँ की चोंच को लाल बिंदी पर चोंच मारते हैं। यह एक प्रयोग में के लिए उन्होंने छद्म रूप से गत्ते की चोंच बना ली और बिना शरीर का सिर भी उस पर लगाया। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते हैं तब वे घोंसले में जाते हैं और वहां नकली चोंच पर बच्चों के सामने रख देते हैं। या तो स्पष्ट था कि वे चोंच नकली थी और उन्होंने अनुमान लगाया था कि बच्चे उन पर सिरे से नकार देंगे। हालांकि जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच पर चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वह उनकी माँ की चोंच हो। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बंदी के प्राथमिकता देते हैं, जैसे ही उनमें जन्म से पहले ही आनुवंशिक रूप से इसी शिक्षा मिल चुकी है। टिनबर्गर ने यह भी देखा था कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती है ये बच्चे उतनी तेजी से उस पर चोंच मारते हैं। अंततः उन्होंने एक ऐसी चोंच बनवाई जिस पर तीन बड़ी लाल बिंदियाँ थी। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तब वो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदियों पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे कि उन्हें इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी देखी ही ना हो। वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने पाया कि यह व्यवहार अन्य जानवरों से भी होता है। उदाहरण के लिए जब जमीन में बने घोंसले में रहने वाले पक्षी ग्रेलर गूज बतख जब माँ इसे घोंसले के आसपास घुमाती है तब कभी कभी उसका एक अंडा घोंसले से लुढ़क कर बाहर घास पर आ जाता है। तब जब भी ऐसा होता है तो डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेल कर घोंसले में रख देती है। टिनबर्गर ने पाया है कि जब भी कोई गोलकार आकृति की चीज़ उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेल कर उसे घोंसले में डाल देगी, भले ही वह बिलियर्ड्स का बॉल हो या बल्ब। जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास कर लिया था। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे उसी प्रकार यह बतख हर गोलकार चीज के घोंसले में जाने की कोशिश कर रही थी। वह एक ऐसा स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी, जो भी गोलकार वस्तु दिखेगा उसे घोंसले में डाल दूंगी, जितना भी बड़ा गोला होगा उसके लिए भी वर्सेस प्रयास करूंगी। या इस तरह है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों से भरा रहता है और जो अतिशंत हो जाती हैं तो यह नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर उठता है। वैज्ञानिक इन असुस्थितियों वाले संकेतों को अलौकिक उद्यापन कहते हैं। अलौकिक उद्यापन यथार्थ का चरम रूप होता है। जिस तरह के लाल बिंदी वाली चोंच वॉलीबॉल के आकार वाला अंडा या सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पॉन्स देता है। मानव की यथार्थ के चरण पर स्वरूप छू लेने के प्रति अनुमुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाते हैं। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटकते मानव की मानसिक नमक शक्कर और फैट के लिए सबसे ज़्यादा स्थान थे। भले ही हम खाने कैलोरी से भरपूर होते हैं और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह ना बराबर था। जब आपको पता नहीं होता था कि अलग भोजन कब मिलने वाला है तो आप जितना हो सकता था उतना खा लेते थे। जब जीवन बनाए रखने के लिए अच्छी रणनीति मानी जाती है। आज हालांकि हम कैलोरी से भरा वातावरण में रह रहे हैं, खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मसलाता रहता है मानो उसकी कमी हो। ज़्यादा नमक शक्कर और फैट को हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उससे ललक हम वह करने पर विवश करती है क्योंकि दिमाग के रिकॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों से बदल नहीं है। आधुनिक खाद्य उद्योग विकास से परे उद्योग के लिए हमारी प्रवृत्तियों को खींच पर चला रहा है। फूड साइंस का प्राथमिक लक्ष्य एक उपदान बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो। बैग बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है। कंपनियों लाखों डॉलर केवल इसलिए खर्च कर रही है ताकि आलू के चिप्स के ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडे में इतनी सनसनाहट मिले कि वह लोगों को संतोष को सीमा का स्पर्श कर जाए। सभी विभाग इसमें लगे हैं कि किसी भी तरह उत्पादन के मुंह में जाकर उस फील ले आए। ऐसी क्वालिटी के एसोसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज से इसकी अच्छा तालमेल है। बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची और अंदर से हल्का और मुलायम।
प्रसंस्करण से बने कुछ खाद्य पदार्थ हमारे सुफर्द विरोचन उभारते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंसन का संयोजन होता है और क्रंची और क्रिस्पी संयोजन। कल्पना कीजिए पिज्ज़ा की कुरकुरी परत के ऊपर पिघला हुआ चीज़ या ओरिया कुकी का क्रंच, या जो बीच बीच में मुलायम होता है। नेचुरल एमल्शन फ्रूट्स के साथ आप इसी तरह से सनसनी अनुभव करना चाहते हैं, और केल के एक इसी प्रकार के गोभी के सत्रों के और का स्वाद कैसे होगा। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग इसे रुचि खो देता है, आपको भरपूर लगने लगता है। लेकिन जो फूड इस विरोधाभास को बहुत अधिक ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, वे आपको अनुभव अनोखा बना रहे हैं, तो इसे आप जान के खाते हैं, रुचि बढ़ने लगती है और आपके ज़्यादा खाने की प्रोत्साहित करती है। अंततः इस तरह के रणनीतियों खाद्य वैज्ञानिक ने प्रमुख की स्थिति का पता लगाने की मदद की है। यह हर उत्पाद पर लागू होता है। नमक, शक्कर और फैट जैसे कुछ मिश्रण करने जो बनाया जाता है, जो आपके दिमाग के उज्जीर्ण कर देता है और आपको बार बार उसे खाने की इच्छा रखता है। इसके फलस्वरूप आप अधिक खाने लगते हैं, क्योंकि वे हाइपर टेबल बहुत अधिक अच्छा स्वाद रखने वाला फूड की श्रेणी में आते हैं, जो मानव के दिमाग में अधिक अधिकरण करते हैं। स्टीव गायरक ने न्यूरोसाइंटिस्ट है, वे आहार, व्यवहार और मोटापे में विशेषज्ञ। वे कहते हैं हमारी स्वयं की कमजोरी का फ़ायदा उठाने में हम बहुत निपुण हो गए हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग और उसके नतीजे में अधिक खा लेने का आदत व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम इसके आकर्षक बनाने के उदाहरण है। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना ही जल्दी इसकी आदत बन जाएगी। अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया में देख कर गए थे, उससे बहुत ऊपर आकर पूरे ऊपर और आकर्षक दुनिया हमारा समाज बना चुका है। स्टोर्स में पुतले अतिरंजित तरह से बनाए जाते हैं, उनके कूल्हे आकर्षक किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, भले ही ऑफिस या घर में ही नहीं मिलती हो। ऑनलाइन अश्लील सामग्री अत्यंत दिखने वाली होती है, जिसकी वास्तविक जीवन में प्रतिकृति असंभव रहती है। विज्ञापन बहुत ज़्यादा लाइट, प्रोफेशनल मेकअप, फोटोशॉप के एडिट करके बनाए जाते हैं, भले ही मॉडल वैसा नहीं दिख रहा हो जैसे स्क्रीन पर दिखती है। यह असाधारण प्रोत्साहन उच्चारण हमारे आधुनिक विश्व का है। वे उन विशेषताओं पर दिखाते हैं जो प्रकृति रूप से हमारे के लिए आकर्षक होते हैं। इस कारण से हमारी प्रकृति दीवानेपन पर चली जाती है, जो शॉपिंग, सोशल मीडिया, अश्लील साइट्स देखने, खाने आदि और अतिरंजित आदतों और कई अन्य की ओर धकेले जाते हैं। यदि इत्यादि एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करे तो भविष्य के अवसर आज की तुलना में अधिक आकर्षक है। प्रवृत्ति ऐसी है कि पुरस्कार और ज़्यादा केंद्रित होने से उद्यमी और ज़्यादा मोहक बन गए। जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी अधिक है। पेयर की तुलना में हार्ड शराब गोल्डर से अधिक है। जंक फूड के प्रति आहार की बजाय अनेक प्रकार की कैलोरीज डाला जा सकता है। बोर्ड गेम्स की बजाय वीडियो गेम्स अधिक केंद्रित करने वाला रहते हैं। प्रकृति से तुलना करते हुए देखें तो सुख की इच्छा से भरे इन अनुभवों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास हमारे पूर्वजों का दिमाग है, लेकिन झुकाव का आकर्षण का उन्हें कभी सम्मान नहीं करना पड़ता है। आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें। रोनन बर्नी आयरलैंड ने डबलिन में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्र थे। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उसे अधिक करना चाहिए। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में किया। अपनी खड़ी हुई साइकिल का लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसमें यह तय हो गया था कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो निश्चित गति पर साइकिल चलेंगे। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे तो वह देख रहे होंगे तो वह तब अटक जाएगा। जब तक वे पूर्ण पेंडल मारना शुरू नहीं करेंगे तब तक वह फ़ोन जो मोटापा तो कम कर रहा है, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं, और एक ही समय में दोनों कर रहे हैं। इसके साथ ही वे प्रलोभन बिल्डिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज़्यादा आकर्षक बना सके। प्रलोभन बिल्डिंग रणनीति तब काम करती है जब आप इच्छा शक्ति कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिस करने की ज़रूरत आपको होती है। बन्नी के मामला में नेटफ्लिक्स देखने का झुकाव को उन्होंने खड़ी हुई बाइक को चलने से जोड़ दिया। कारोबार करने वाले को प्रलोभन बिल्डिंग में महारत हासिल होती है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका ब्रांड स्पिन कंपनी जैसी आमतौर पर ABC के रूप से जाना जाता है ने 2015 में सचिन के लिए अपने गुरुवार रात के टेलीविज़न लाइक्स को लॉन्च किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बिल्डिंग को बढ़ा दिया। कंपनी हर गुरुवार को पटकथा लेखक सोंड राइम्स के तैयार किए 3 शो दिखाती थी।
ये थे ग्रेज एंड टॉमी स्कैंड और हाई टू गेट ऑफ विद अवे विथ मर्डर। इसकी उन्होंने टी जी आर टी ऑन एस बी के रूप में, ABC के रूप में ब्रांडिंग की। टी जी आर टी का अर्थ थैंक गॉड इट्स थर्ड्स था। इसके आर्थिक शो में लोकप्रिय करने के लिए भी ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित तक किया ताकि वे शाम को उसका मजा ले। ABC ने स्टूडियोलिंग प्रमुख एंडर्स कुबिनेट ने अभियान के पीछे के विचार का वर्णन किया। हम गुरुवार की रात को दर्शक को अवसर के रूप में देखते हैं, या तो जोड़े या महिलाओं खुद बैठकर तनाव से दूर होना चाहती है और मस्ती करती है, रेड वाइन पीती है और कुछ पॉपकॉर्न का मजा लेती है। इन रणनीतियों का उत्कर्ष यह है कि ABC के जिन चीज़ों का दर्शन से करने की ज़रूरत थी, उन गतिविधियों को वह उन चीज़ों से जोड़ देते हैं जो दर्शक पहले से करना चाहते हैं। समय के साथ लोग ABC के आराम और मनोरंजन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अगर आप गुरुवार की रात को 8 बजे रेड वाइन पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं तो अंततः गुरुवार 8 बजे का अर्थ है विश्राम और मनोरंजन। पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाते हैं और टेलीविज़न के चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। यदि आपको एक ही समय में आपका पसंदीदा काम करने को मिले तो इस बात का संभावना ज़्यादा है कि आपको व्यवहार आकर्षक लगने लगेगा। कदाचित आप सेलिब्रिटी की गपशप सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही में आप शरीर को ठीक भी रखना चाहते हैं। इसमें प्रॉब्लम बंडलिंग की रणनीति का प्रयोग में लेते हुए आप जिस टेबलेट्स पढ़ सकते हैं और रियलिटी शो भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आप पेड करना चाहते हो, लेकिन आपको ईमेल नंबर्स को भी साफ करने की ज़रूरत है। हल पेडियर्स कराते समय लंबित ईमेल कार्य को भी निपटाने चल ले जाए। प्रलोभन बिल्डिंग एक मनोविज्ञान सिद्धांत को लागू करने का तरीका है जिसे प्रेमक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमक के काम के बाद नियमित यह सिद्धांत कहा था कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार से श्रेणी होता है। दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में बकाए ईमेल के निपटाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप ऐसा करने के लिए स्वतः तैयार जाएंगे। इससे यदि आप कुछ ऐसा करना चाहें जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आदतों को क्रम करने के लिए रणनीति और प्रलोभन बिल्डिंग का फॉर्मूला। वर्तमान आदत के पश्चात जो आदत है आवश्यक वह करूँगा, आवश्यक आदत के बाद इच्छात आदत करूँगा। यदि आप खबरें पढ़ने में पक्ष में हैं, लेकिन आभार व्यक्त करना आपके लिए आवश्यक है। नंबर 1, सुबह की कॉफ़ी पी लेने के बाद मैं एक बात कहूँगा कि कल जो कुछ भी हुआ आवश्यक उसके लिए आभारी हो। नंबर 2, मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त कर दूँ, उसके बाद मैं खबर पढ़ूँगा। इच्छा, यदि आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल भी करनी आवश्यक है। नंबर 1, लंच ब्रेक से लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा। आवश्यकता। नंबर 2, संभवतः 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं EPNM देखूंगा। उम्मीद यह है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को कॉल करने या 3 बर्पी करने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप निरंतर खेल, समाचार या फेसबुक देखने के लिए इच्छा है। जिस काम को करने की ज़रूरत है उसे करने का मतलब यह है कि काम करना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम इसका आकर्षक बनाए। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदत बन जाएगी। आदतें डोपाइन से चलने वाली फीडबैक लूप है। जो डोपाइन बढ़ाता है तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होती है, डोपामाइन की उछाल उतनी ही अधिक होती है। प्रलोभन बिल्डिंग आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दे, या रणनीति है।